नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज सामान्य अध्ययन से संबंधित एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है और इस नई श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले भूगोल अर्थात ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चयन किया गया है और भूगोल सब्जेक्ट में भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को सबसे पहले कंप्लीट कराया जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा आवश्यक है। सबसे पहली बात तो ये उठती है कि जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये किन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं उसमें ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को होलिस्टिक अप्रोच के साथ 360 डिग्री में कंप्लीट कराया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को देना है उनके लिए यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण होगी। उदाहरण के तौर पर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा अर्थात आरओ एआरओ की परीक्षा, यूपी पीसीएस का एग्जाम, बीईओ, एलटी ग्रेड एग्जाम या स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज से संबंधित परीक्षा जिनको देनी है, ये सीरीज उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। दूसरा जो मूलभूत प्रश्न बनता है कि इन प्रश्नों की श्रृंखला को क्यों किया जाए, तो देखिए इसमें दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहले उन विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं जिनकी समझ इस सब्जेक्ट पर अच्छी है। उनके लिए श्रृंखला इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि किस पार्ट में वो भूल रहे हैं या किस पार्ट को और मजबूत करने की आवश्यकता है। दूसरे ऐसे विद्यार्थी जिनकी समझ इस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी नहीं है वो इन प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से इस सब्जेक्ट पर अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्नों की श्रृंखला महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहां पर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है भारत की भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, तो आपका जवाब होगा भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए यहां पर 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता कि भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं, तब आपका जवाब क्या होता? तो याद रखिए तब टोटल संख्या हो जाती है 13। देखिए जो भी आपको अतिरिक्त फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, यदि आपको वो फैक्ट्स याद नहीं है तो आप अपने नोट्स में उसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे ताकि रिवीजन के समय वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो मैं बात कर रहा था कि टोटल ऐसे 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। इसमें 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर पर है, तब आपका जवाब होगा 15,200 किलोमीटर लंबा है भारत की स्थलीय सीमा। क्लियर है? दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। क्लियर है? देखिए द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए। भारत की जो मुख्य भूमि से लगी तट की लंबाई है उसके साथ साथ जब हम मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई को ऐड कर देते हैं तो उसको कहा जाता है द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई, वो है 7,516.6 किलोमीटर। देखिए अगर इसमें थोड़ा सा डीप जाया जाए तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 5,422.6। मैं लिख देता हूं 5,422.6 किलोमीटर। क्लियर है? और वही मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाती है 2,094 किलोमीटर। कितनी है? 2,094 किलोमीटर। और जब ये दोनों लंबाई आप ऐड कर देंगे तब आपको ये डेटा मिल जाएगा 7,516.6 किलोमीटर का। क्लियर है? तो यहां पर आपने 3 बातें देखी हैं। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं, भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यानी भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और इसमें मुख्य भूमि से लगे तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई, जिसमें आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से संबंधित जो तट हैं उनकी लंबाई की बात कर रहे हैं, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपकी
द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई प्राप्त होती है 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर हो गया। यहां पर अब बात कर लेते हैं कि वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो कि तट रेखा पर स्थित है। देखिए, सबसे पहले हम लोग उन 9 राज्यों के नाम को देख लेते हैं जो कि तट रेखा पर स्थित हैं। तो इसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। क्लियर है। और इसके अलावा राज्य में देखें तो गोवा भी तट रेखा पर स्थित है। क्लियर हो गया। तो यानी आपने यहां पर 9 राज्य को देख लिया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और चौथा है पुडुचेरी। क्लियर है। ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट रेखा पर स्थित हैं। अब यहां पर एक प्रश्न यह बनता है कि तट रेखा की लंबाई के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट आप याद रखेंगे कि यदि हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को एक साथ देखें तो सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। ये कितनी है? 1962 किलोमीटर। क्लियर है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि राज्य वो कौन सा है जिसकी तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, तब आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। क्लियर है। यदि मान लीजिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा कि टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जिनकी तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे उसमें गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यदि हम ये कहें कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों में से कौन से ऐसे टॉप 3 पर हैं जिनकी तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, तब आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। क्लियर हो गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जैसे अभी हमने आपसे पूछा था कि राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है, उसी तरह अगर आपसे प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि राज्यों में सर्वाधिक छोटी तटरेखा किसकी है, तो याद रखिएगा आपका जवाब होगा गोवा। क्लियर है। ये बातें आप इसमें ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की अवस्थिति क्या है, यानी भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है उसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और अगर हम देशांतरी स्थिति की बात कर लें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। क्लियर है। तो ये बात आप स्पष्ट याद रखेंगे कि जो भारत की अवस्थिति है, अक्षांशीय अवस्थिति की बात कर लें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतरी स्थिति जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। क्लियर है। और यदि हम इनके बीच का अंतर देखें तो लगभग 29 डिग्री के करीब आता है। क्लियर है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ अन्य बातों को भी यहां पर देखते हैं। जैसे अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है, तो आपका जवाब क्या होगा कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। दूसरी बात, आपने यहां पर विस्तार तो देख लिया, यानी अवस्थिति देख ली कि भारत की अवस्थिति क्या है। अब हम अगर बात करें कि कर्क रेखा कितने अक्षांशीय स्थिति से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे कर्क रेखा जो है ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये कर्क रेखा है और ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यदि हम देश का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम किलोमीटर में विस्तार को देख लें तो उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार किलोमीटर में 2933 किलोमीटर है। कई बार स्टेटमेंट में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज्यादा है या पूरब से पश्चिम का, तो आपका जवाब क्या होगा? देश का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो पूरब से पश्चिम की अपेक्षा ज्यादा है, यानी उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। क्लियर है। यह बात ऊपर हो चुकी है कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात कर लें तो जो भारत का क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। तो स्पष्ट याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व में भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर भारत है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर। यहां पर यदि हम इस बात की भी चर्चा कर लें कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कितने प्रतिशत का योगदान है, तो याद रखिएगा
यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो विश्व में भारत की स्थिति 2.4% की है। कितनी है? 2.4% की है। और यदि हम जनसंख्या के आधार पर बात कर लें तो भारत विश्व में 17.5% का योगदान करता है जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है? देखिए यहां पर आपने ये बात तो देख ली कि भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। देखिए कई बार आपसे ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, मैं आपको यहां पर जल्दी से इस क्रम को भी बता देता हूं, आप इसको रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहले स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर यूएसए है, चौथे स्थान पर चीन है, पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर भारत है। क्लियर है? ये क्रम आप जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो अवस्थिति है वो पाई जाती है, तो याद रखिएगा अभी आपने भारत की अवस्थिति से संबंधित एक प्रश्न का आंसर किया है। यदि आपने उस प्रश्न का आंसर देते समय अगर थोड़ी सी गंभीरता देखी है तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और वहीं देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। यानी भारत की अवस्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्व की हो गई। इसलिए प्रश्न संख्या यहां पर 3 का बी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो उत्तरी है ये क्या है? ये उसका अक्षांशीय विस्तार है, और पूर्वी क्या है? देशांतरी विस्तार है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने कह दिया कि भारत की अवस्थिति जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर है? देखिए प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था जो लोग पूर्व में ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं उनको ये पता है कि यहां पर प्रश्नों को केवल क्वेश्चन आंसर नहीं किया जाता है, यहां पर उसकी विस्तृत चर्चा होगी। जब आप एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो चलिए यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में औसत समुद्री तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा केरल राज्य ऐसा है जिसमें औसत समुद्री तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम बात कर लें एग्जैक्ट पोजीशन की तो केरल राज्य में जो जगह है उसका नाम है कुट्टानाड। यानी केरल का जो कुट्टानाड है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बिल्कुल स्पष्ट आपको याद होना चाहिए, केरल का जो कुट्टानाड है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्लियर है? और इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि केरल का धान का कटोरा, तो आपका जवाब क्या होगा? कुट्टानाड। और केरल का कुट्टानाड जो है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अब ये केरल का धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि धान की खेती के लिए जल की आवश्यकता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, और न्यूनतम ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर धान की फसल अच्छी होती है, और केरल का कुट्टानाड धान का कटोरा कहा जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 5 कि निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी? क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कहां पर प्राप्त नहीं होंगी। क्लियर? तो देखिए आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश की अगर बात कर लें तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। क्लियर? अब इस अक्षांशीय स्थिति से बाहर जो होगा वहां पर सूर्य की किरणें जो हैं वो कभी अनुलंबित किरणें प्राप्त नहीं होंगी, यानी सीधी किरणें प्राप्त नहीं होंगी। देखिए चेन्नई की बात कर लें तो ये तमिलनाडु में, तो आप जान रहे हैं कि ये इसी अक्षांशीय स्थिति में है। मुंबई की बात कर लें तो मुंबई के संदर्भ में आपको पता है कि वो भी इसी अक्षांशीय स्थिति में है। लेकिन श्रीनगर की बात करेंगे अगर आप, तो वो इस अक्षांशीय स्थिति से बाहर है। इसलिए प्रश्न संख्या 5 का यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रश्न आप इस तरह से कर लेंगे कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा के मध्य सूर्य की किरणें जो है वो सीधी प्राप्त होती हैं। तो इस अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत जो स्थान आएगा वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होंगी, और जो स्थान इस अक्षांशीय स्थिति के बाहर होगा वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए यहां पर आपने सी विकल्प को सही किया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? तो देखिए यहां पर ये सभी प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट हैं। जो भी प्रश्न आपने किए हैं उनकी सहायता से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखिए जो भूमध्य रेखा होती है इसको कहा जाता है 0 अंश अक्षांश रेखा। क्लियर? यानी विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, और अगर इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो ये 0 अंश अक्षांश रेखा होती है, भूमध्य रेखा। और अगर हम कन्याकुमारी की बात करें तो जब आप भारत की अवस्थिति की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक विस्तृत है, और जो कन्याकुमारी है यही 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। क्लियर है?
जो कन्याकुमारी है और किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। तो ये जो कन्याकुमारी है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर अवस्थित है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा कि जो कन्याकुमारी है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहने का तात्पर्य है कि भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा और इसी के उत्तर में तो 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, इसलिए आपने यहां पर डी विकल्प सही किया। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कर्क रेखा की भी अभी चर्चा हो गई है कि कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, जो कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। वही मकर रेखा की बात करें तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, उसको मकर रेखा कहते हैं। क्लियर? तो इस आधार पर आप इस प्रश्न को कवर करेंगे। यहां पर एक बात और आप याद रखिएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु राज्य में है और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर है? दक्षिणतम बिंदु है। अभी हमने आपसे बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से यहीं से प्रारंभ होती है भारत की अक्षांशीय स्थिति और वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाती है। क्लियर है? तो जो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन है? तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी, और ये किस अक्षांशीय स्थिति पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो कन्याकुमारी है इसको केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। कई बार इससे संदर्भित प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि 9 डिग्री चैनल कहां पर अवस्थित है। अब देखिए इस प्रश्न को करने से पहले जैसे 9 डिग्री चैनल, इसके साथ ही साथ 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसको भी आपको समझ लेना होगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम इस प्रश्न की बात कर लें तो जो 9 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अब आप अगर यहां पर विकल्प को देखेंगे तो विकल्प ए में कवरत्ती लिखा हुआ है। याद रखिएगा ये जो कवरत्ती है कि कहां पर है? लक्षद्वीप में, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर जो विकल्प दिए गए थे उसमें सीधे नहीं लिखा है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप, यहां पर लक्षद्वीप का एक स्थान कवरत्ती लिखा हुआ है और मिनिकॉय दिया गया है। तो इसलिए प्रश्न को आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि जो 9 डिग्री चैनल है वो कवरत्ती अर्थात लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। क्लियर है? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल को देखते हैं। देखिए अगर हम भारत के पश्चिम और दक्षिण वाले इलाके को देखें, दक्षिण पश्चिम इलाके को अरब सागर में, तो वहां पर नीचे मालदीव है, उसके ऊपर लक्षद्वीप का मिनिकॉय है और उसके बाद लक्षद्वीप है। यानी लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम पॉइंट है जिसको आप मिनिकॉय कर रहे हैं वो, और उसके बाद लास्ट में सबसे दक्षिण में मालदीव है। इसलिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। क्लियर है? यानी सबसे पहले यहां पर मालदीव आ गया और उसके बाद मिनिकॉय और मिनिकॉय के बाद लक्षद्वीप, तो ये हो गया 8 डिग्री और ये हो गया 9 डिग्री। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। और वहीं अगर बात कर लें 10 डिग्री चैनल की तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, यानी लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। क्लियर है? तो ये चार्ट आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा कि सबसे नीचे आपका मालदीव हो गया, उसके बाद आपने मिनिकॉय को ले लिया और उसके ऊपर आपने क्या ले लिया? लक्षद्वीप को। क्लियर है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी कहां पर है तो मन्नार की खाड़ी कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, यहां से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए इस प्रश्न में आपसे 10 अंश जलमार्ग पूछा, यानी 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछ लिया गया। तो अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर लिया कि 10 डिग्री किसके बीच में है, तो आपने कहा था कि लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। क्लियर है? तो अगर आप विकल्प पर ध्यान देंगे तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां सीधे सीधे लिख दिया गया है अंडमान और निकोबार। अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होता तो जो अंडमान के कई अलग, जैसे अंडमान एक द्वीप समूह है, इसके अलग अलग द्वीपों को अगर नाम सहित लिख देता तब यहां पर यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसलिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखेंगे कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। क्लियर है? अंडमान निकोबार के बीच में तो है, लेकिन एग्जैक्ट याद रखेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री है। क्लियर है? अगर हम यहां पर इस प्रश्न के जो और ऑप्शन है, अब देखिए ये प्रश्न कितने बार पूछा गया है। क्लियर है? अगर हम जरा अन्य विकल्पों को भी देख लें, जरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ चर्चा करते हुए चले, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि महान चैनल किसके बीच में है, जिसको आप कहते हैं ग्रैंड चैनल, तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है। क्लियर है?
तो यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प को जरा देखिए, लिखा है निकोबार और सुमात्रा। क्लियर है? क्या लिखा है? निकोबार और सुमात्रा। तो याद रखिएगा भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच महान चैनल है जिसको कहते हैं ग्रैंड चैनल। क्लियर है? अब देखिए ये जो विकल्प है, अगर आप विकल्प को देखेंगे तो इसी से संदर्भित अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम बात कर लें कि डंकन पास कहां पर है, तो देखिए दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह अभी आपने पीछे पढ़ा था मन्नार की खाड़ी, तो हमने बताया था आपसे भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर राज्य पूछ ले तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। क्लियर है? जरा डी विकल्प को देखिए, लिखा है सुमात्रा और जावा। और याद करिए सुंडा जल संधि, याद रखिएगा सुंडा जल संधि के द्वारा सुमात्रा और जावा अलग होते हैं। क्लियर है? सुमात्रा और जावा किसके द्वारा अलग होते हैं? सुंडा जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? जो भी बातें आपको लगे कि मेरे लिए नई है उनको आप जरूर अलग से नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है। यहां ऑप्शन में कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कालीमर दिया गया। अब यहां पर जरा इस प्रश्न को समझिए। अभी आपने पिछले प्रश्न में एक बात पढ़ी थी कि जो भारत का मुख्य भूमि पर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और उसकी अक्षांशीय स्थिति भी आपने देखा था कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह कन्याकुमारी है और इसको केप कैमोरिन भी कहा जाता है। यह मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है। लेकिन प्रश्न में आपसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, यानी यहां पर मुख्य भूमि की बात नहीं है, जो सबसे दक्षिण में पॉइंट हो उसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो उसका ग्रेट निकोबार द्वीप है उस पर एक बिंदु है, एक स्थान है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम अवस्थिति है जिसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। यदि हम इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति की बात कर लें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट। क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट। ये इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति है और ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर है। क्लियर? तो ये बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। तो इस प्रकार भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया। यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। देखिए यहां पर यह बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार पर है और ये क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? मैंने इसकी अक्षांशीय स्थिति भी आपको बताई, 6 डिग्री 45 मिनट की है। याद रखिएगा ये जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये पूरी बात ध्यान रखेंगे। अभी मुख्य भूमि की चर्चा हुई थी कि मुख्य भूमि पर अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो क्या है? तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी है। इसको केप कैमोरिन भी कहा जाता है और इसकी अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। क्लियर है? ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई। ये तो आपने दक्षिणी स्थिति देख ली भारत की। अगर हम बात कर लें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, वो कहां पर है, तो याद रखिएगा भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है जिसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो इंदिरा कॉल है जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये किस अक्षांशीय स्थिति पर है? तो आपका जवाब होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा कॉल है जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो याद करिए उस प्रश्न को, जिस प्रश्न में आपने पूछा था कि भारत की अवस्थिति क्या है तो आपने आंसर दिया था कि अक्षांशीय स्थिति की बात कर लें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर क्या है? तो आपने कहा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर कन्याकुमारी है, यानी जो भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और मुख्य भूमि पर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया? इंदिरा कॉल हो गया। क्लियर है? जो किस अक्षांशीय स्थिति पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। क्लियर हो गया? अगर हम बात कर लें भारत की पश्चिमी बिंदु की, सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुजरात राज्य में एक स्थान है जिसको कहते हैं गौर माता या गुहार मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुजरात राज्य में है। और अगर हम बात कर लें पूर्वोत्तर बिंदु की तो ये कहां पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। क्लियर है? और ये देशांतरी हिसाब से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जो आपने पढ़ा था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में ये यही है, गौर माता यानी गुहार मोती से किबीथू तक। क्लियर है? तो ये बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे वो आपसे गलत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितने तक है? तो देखिए प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है, पहले इसका आंसर करते हैं फिर उस पर विस्तार पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है इसका विस्तार तट रेखा से 12 समुद्री मील तक है। तट रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर कुछ बातें आपको समझना आवश्यक है। अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्षेत्रीय सागर किसे कहते हैं।
तो एक बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को ही क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे मूलभूत इस प्रश्न से हम लोग अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं कि प्रादेशिक जल क्षेत्र का मतलब क्या है। तो किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्लियर है, यानी प्रादेशिक जल क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर एक ही है। क्लियर है। यहां पर अगर हम बात कर लें इसकी दूरी की, तो थोड़ा सा एक बात समझिए जरा कि ये जो हमारे तट हैं, इन्हीं तट से समुद्र के बीच में जो दूरी है उसको अलग अलग क्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा तट रेखा है, जैसे मान लीजिए हम अगर बात कर लें पश्चिमी तट रेखा की, ये जो स्थलीय भाग है आप देखेंगे कि कटा फटा है, मतलब कहीं आगे निकला हुआ कहीं अंदर की तरफ है। तो ये जो हमारा स्थलीय भाग है, मान लीजिए आगे निकले हुए भाग से अगर कोई मेजरमेंट करें तो समुद्र में कहीं और स्थिति आएगी, और जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है अगर वहां से मेजरमेंट करें तो समुद्र में कहीं और स्थिति आएगी। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए एक आधार रेखा का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी तट रेखा से एक सीधी लाइन खींची गई जहां से हम इस दूरी का मेजरमेंट करेंगे। क्लियर है, तो उसका नाम क्या दिया गया, उसी को कहा गया आधार रेखा। क्लियर है, यानी तट रेखा से लगी एक जो सीधी रेखा खींची गई उसी को कहा गया आधार रेखा। क्लियर है, ये जो आधार रेखा है यहीं से ये दूरी मापी जाती है। कहने का मतलब है कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक जो दूरी है उसको कहते हैं प्रादेशिक जल क्षेत्र। क्लियर है, और ये जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है, इस जल क्षेत्र में भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। क्लियर है, तो ये जो पहला डिवीजन है वो है प्रादेशिक जल क्षेत्र का, जो आधार रेखा या उसको आप कहते हैं तट रेखा, वहां से 12 समुद्री मील तक होता है और यहां पर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो दूसरा क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसको कहा गया है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है। देखिए ये जो अविच्छिन्न मंडल है या जो संलग्न क्षेत्र है, ये आधार रेखा से, देखिए यहां पर आधार रेखा लिख दिया, आधार रेखा से 24 समुद्री मील के बीच है। क्लियर है, तो आधार रेखा आप समझ गए कि आधार रेखा क्या है, कि जो तट है वो कहीं आगे निकले और कहीं अंदर धंसे हैं, तो मेजरमेंट सही हो सके इसके लिए एक काल्पनिक सीधी रेखा खींची गई, उसी को आधार रेखा कहते हैं। और इस आधार रेखा से जो 24 समुद्री मील तक की स्थिति है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। क्लियर हो गया। और यह भी बात याद रखिएगा कि 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। और ये जो आपका अविच्छिन्न मंडल है यानी जो संलग्न क्षेत्र है, इसमें भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए एक क्षेत्र और होता है, जरा उस क्षेत्र को भी यही कवर कर लीजिए, तो यह प्रश्न आपका होलिस्टिक अप्रोच से होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि EEZ जोन क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको हिंदी में बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है, देखिए जो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर होता है। क्लियर है, और ये जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील पर EEZ होता है, इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट होती है और नए द्वीपों के निर्माण की छूट होती है। तो ये तीसरा क्षेत्र भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी पहला हो गया प्रादेशिक जल क्षेत्र, और किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को ही क्षेत्रीय सागर कहते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर इसमें संपूर्ण अधिकार होता है भारत को। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन, आधार रेखा से 24 समुद्री मील यानी 24 नॉटिकल मील। और तीसरा आपने पढ़ा था EEZ जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। क्लियर है, तो ये सभी बातें आप इस प्रश्न के अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का C विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम अन्य भारतीय राज्यों की बात कर लें जो बांग्लादेश से टच में है, तो उसमें असम और मिजोरम है। क्लियर है, यानी बांग्लादेश से आपका त्रिपुरा, असम और मिजोरम सीमा साझा करता है। क्लियर है, और उसमें अगर आप त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश से अगर राज्य की बात कर लें तो 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। क्लियर है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि टोटल ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और इसमें जो त्रिपुरा है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है, देखिए अगर हम बात कर लें त्रिपुरा की, तो मणिपुर और मेघालय के साथ इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो 21 जनवरी 1972 को मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो त्रिपुरा राज्य है इसे मणिपुर और मेघालय के साथ
21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो कहां पर है? अगरतला है। क्लियर है? तो पूरी बातें आपने देख ली। यहां पर आपने बांग्लादेश के उन पांचों, बांग्लादेश से टच होने वाले उन पांचों राज्यों के नाम भी देख लिए जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। यहां पर आपने त्रिपुरा को यह भी देखा कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला था। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा भी कहा जाता है, जीरो लाइन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो लाइन यानी शून्य रेखा, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौगोलिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विकल्प में राज्यों के नाम दिए गए हैं उसमें ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के जो सभी चारों भौगोलिक प्रदेश हैं वो उसका प्रतिनिधित्व उस राज्य में है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 12 का यहां पर सी विकल्प हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिस राज्य में चारों भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। चारों भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? यानी कहने का मतलब है कि उस राज्य में पर्वत प्रदेश भी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र भी, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी, तटीय मैदान वाला क्षेत्र भी हो, यानी ये चारों भौतिक स्थिति उस प्रदेश में हो तो वो कौन सा प्रदेश है? पश्चिम बंगाल। अगर हम स्थान की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग जिला है ये पर्वतीय प्रदेश का उदाहरण। अगर हम बात कर लें निचला गंगा मैदान पश्चिम बंगाल का, तो मैदानी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम बंगाल का जो वर्धमान जिला है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, और जो कोलकाता और गंगा सागर का क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का वो तटीय मैदान वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये चारों भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 13 जो कि एक नए टॉपिक से है। इस टॉपिक का नाम है कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा। देखिए, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। अगर इस फैक्ट के आधार पर आप इस प्रश्न को करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में यदि सूर्योदय का समय प्रातःकाल 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय क्या होगा? 7 बजे। क्लियर है? तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प सही हो जाएगा। 7 AM पर सौराष्ट्र में सूर्योदय होगा। प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। अब देखिए, इस बात को भी समझ लीजिए कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय में 2 घंटे का अंतर है ये कैसे कैलकुलेट होता है, किस आधार पर ये डिसाइड हुआ। तो देखिए, पिछले प्रश्नों के जो एक्सप्लेनेशन में हमने आपको फैक्ट्स बताए हैं उन्हीं फैक्ट्स की कड़ियां बनाते हुए इसका जवाब निकाला जाएगा। आप इस बात से परिचित हैं कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है, और आपने ये भी पढ़ा है कि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात राज्य के गौर माता या गुहार मोती में है, और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू में है। देखिए, जब आप 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाएंगे, अंतर को देखेंगे, तो ये लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। क्लियर है? और ये भी बात आपको पता है कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 देशांतर बराबर कितना होगा? 120 मिनट, और 120 मिनट को यदि आप घंटे में देखेंगे तो ये 2 घंटा आएगा। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में किस आधार पर 2 घंटे का समय का अंतर आता है। और एक बात और मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो अंतर आपने निकाला है समय का, ये अब आप किसी भी 2 स्थान के बीच का अंतर निकाल सकते हैं, बस आपको वहां की देशांतरी स्थिति का पता होना चाहिए। क्लियर है? ये बात स्पष्ट हो गई। तो इस आधार पर आपने अरुणाचल प्रदेश में जब 5 AM पर सूर्योदय हुआ तो उस आधार पर आपने बता दिया कि सौराष्ट्र में 7 AM पर सूर्योदय होगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत की जो मानक समय रेखा निर्धारित है वो है 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर है? यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। क्लियर है? याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए, और अगर आपसे घंटे में पूछा जाए, जैसे आपने यहां पर देखा कि एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, इसी तरह अगर घंटे में देखें तो 15 अंश देशांतर जो है ये 1 घंटे के बराबर होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? ताकि अगर बड़ा कैलकुलेशन हो तो आप आसानी से उसको कर सके। अगला देखिए, तो आपने देखा कि 2 घंटा है तो ये 30 अंश के बराबर हो जा रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा की भी अभी चर्चा हुई थी। आपसे हमने बताया था कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसी को कर्क रेखा कहते हैं, और ये भारत से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर है? यहां पर देखिए, ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है?
अगर उन राज्यों का नाम आपको पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं उसका एक सीक्वेंस बता रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहां पर आपका कौन कौन सा शामिल हो जाएगा इसमें? तो यहां पर आप देख रहे हैं त्रिपुरा, ये कर्क रेखा गुजरती है। फिर मिजोरम, यहां से भी कर्क रेखा गुजरती है। मणिपुर, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। इस आधार पर प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहां पर यह लिखा भी है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? तो याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जो मणिपुर है, यहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्लियर? तो ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। देखिए कर्क रेखा से संबंधित एक फैक्ट और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो कर्क रेखा है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा पर जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, माही नदी जो है इस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपका जवाब क्या होगा? माही नदी। क्लियर है? तो इस फैक्ट को भी आप कर्क रेखा से संबंधित याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब देखिए कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब जरा इस प्रश्न को समझिए। अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो ये जितना देखने में और पढ़ने में आपको कठिन लग रहा है उतना ही ये आसान है। ये कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इसमें से कोई एक ऐसा भारतीय राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं है। और आपको ऑलरेडी उन 8 राज्यों के नाम पता है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए झारखंड से गुजरती है, अभी आपने पढ़ा था कि मणिपुर से नहीं गुजरती है, तो यहां पर बी विकल्प से हो जाएगा। देखिए ये जो ऊपर वाला प्रश्न था, प्रश्न संख्या 14, ठीक वही प्रश्न, बस तरीका बदल दिया गया प्रश्न पूछने का। लगभग वही प्रश्न है। वहां पर भी आपको मणिपुर को बाहर निकालना था और यहां पर भी। क्लियर है? और मिजोरम से होकर गुजरती है और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, तो इसलिए प्रश्न संख्या 15 का यहां पर बी विकल्प से हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है? मणिपुर। क्लियर? देखिए ये प्रश्न कितने बार अलग तरीकों से पूछा गया। अगला है प्रश्न संख्या 16 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? यहां पर नगर पूछा जा रहा है, कौन सा नगर कर्क रेखा के नजदीक है। देखिए कर्क रेखा के नजदीक का मतलब क्या होगा? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के नजदीक कौन सा है? तो यहां पर आपको इन नगरों की स्थिति पता होनी चाहिए कि इनका अक्षांशी स्थिति क्या है। तो यहां पर जो सबसे नजदीक है वो है आइजोल। क्लियर है? आइजोल जो है सबसे नजदीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जो आइजोल है इसकी स्थिति है 23 डिग्री 36 मिनट। क्लियर है? तो ये सबसे नजदीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको उन नगरों की अक्षांशी स्थिति का पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर देखिए लिखा है कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्लियर है? और आइजोल यहां विकल्प में सबसे नजदीक है कर्क रेखा के, इसकी अक्षांशी स्थिति है 23 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर देखिए आगे जो अन्य विकल्प में जो दिए गए, जैसे जबलपुर ये 23 डिग्री 11 मिनट पर है, गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट अक्षांशी स्थिति पर है, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट के अक्षांशी स्थिति पर, रांची 23 डिग्री 11 मिनट के अक्षांशी स्थिति पर, और भोपाल जो है ये 23 डिग्री 25 मिनट के अक्षांशी स्थिति पर है। क्लियर? तो ये जो प्रमुख शहर हैं इनकी अक्षांशी स्थिति को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु कहां पर है? जो 80 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा का मिलान बिंदु कहां पर है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 80 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा का मिलान बिंदु है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट बात करें कि जगह की, तो याद रखिएगा 80 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा का मिलान बिंदु मध्य प्रदेश के जबलपुर के उत्तर की ओर स्थित है। क्लियर है? 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु मध्य प्रदेश के जबलपुर के उत्तर में स्थित है। क्लियर? तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए एक नया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए यहां पर एक प्रश्न और मैं आपके लिए तैयार करूं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और जो मानक समय रेखा है यानी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, ये एक दूसरे को कहां पर काटती है? कहने का मतलब यह है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो इस बात को भी याद रखेंगे। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि 80 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को मध्य प्रदेश के जबलपुर के उत्तर में काटती है, और वहीं मानक समय रेखा अर्थात 82.5 अंश
पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। क्लियर है? इसी तरह एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि जो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा है, ये किन शहरों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें उत्तर दक्षिण गलियारे की, तो उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के श्रीनगर को दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्लियर है? यानी जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, और वहीं पूरब पश्चिम गलियारा जो है, ये गुजरात, यानी जो पश्चिम में गुजरात है, वहां के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूरब पश्चिम गलियारा जो है, ये पूर्व के असम के सिलचर को पश्चिम के गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो देखिए, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि भारत की मानक समय रेखा यानी IST, उसी को कहा जा रहा है कि प्रामाणिक मध्याह्न रेखा भारत की। क्लियर है? तो अगर लिखा रहा है कि भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा या भारत की मानक समय रेखा, तो दोनों बातें सेम है, और ये कहां पर है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर है? 82.5 पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत की मानक समय रेखा है। तो यहां पर प्रश्न संख्या आपका 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, यहां पर कुछ बातें और समझ लीजिए इस प्रामाणिक समय रेखा के संदर्भ में। प्रामाणिक समय एक जो प्रामाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। ठीक है? यानी जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो आपकी देशांतर रेखा है, यानी आपका जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, और अगर हम राज्यों की बात कर लें तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इन 5 राज्यों के नाम देख लीजिए: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है? जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत की मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अब यहां पर एक प्रश्न ये बनता है कि जो बात कही जा रही है कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ये ग्रीनविच क्या है? तो याद रखिएगा कि ये जो ग्रीनविच है, ये लंदन में एक ग्रीनविच शहर है, इससे होकर एक रेखा गुजरती है, उसको कहा गया ग्रीनविच समय। और याद रखिएगा, ये 0 अंश देशांतर रेखा है, यानी प्रधान यमुनोत्तर रेखा। क्लियर है? 0 अंश देशांतर रेखा इसी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और अगर हम उस ग्रीनविच समय से भारत के समय को देखें तो ये 5.5 घंटा यहाँ का समय आगे है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई अब आपको। अगला देखिए, रेखा से संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, मैं यहीं से कोरिलेट कर रहा हूं आपको। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से होकर गुजरती है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से, तो आपका जवाब क्या होगा? दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्नों पर आपकी बिल्कुल नजर होनी चाहिए, और ये ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का प्रयास है कि वो इस प्रकार से इन प्रश्नों को एक्सप्लेन करें कि ताकि आप संभावित प्रश्नों तक पहुंच सकें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है, इसका मतलब क्या हो गया? पहले इस लाइन का सेंस निकालिए। अगर भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है, तो अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है कि जो भारतीय मानक समय है वो क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। यही है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर इस समय मध्याह्न। तो पूछा जा रहा है कि 120 अंश पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? क्लियर है? तो अब देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले क्या किया, आपको यह स्पष्ट हो गया कि जो भारत का मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, इस समय यहां पर मध्याह्न है, और 120 अंश पूर्वी देशांतर का समय पूछ रहा है, तो यानी इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाए। तो इन दोनों का जब आप अंतर निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है 37.5 अंश पूर्वी देशांतर। क्लियर है? कितना आ रहा है? 37.5 अंश पूर्वी देशांतर। और ये बात आप पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना है? 4 मिनट। 1 अंश बराबर कितना है? 4 मिनट। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई
कि यहाँ पर 1 डिग्री बराबर अगर 4 मिनट है तो 37 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 37.5 अंश बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया 150 मिनट, और 150 मिनट को जब आपने घंटे में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 2.5 घंटा, और ये पूर्वी देशांतर है यानी ये प्लस होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 12 बज रहे थे, मध्याह्न का मतलब 12 बज रहे हैं, वहां से आपने 2.5 घंटे और ऐड किए तो क्या हो गया 14.30, यानी वहां पर कितना बज रहा है, 2:30 हो रहा है। क्लियर है, तो स्पष्ट हो गया। देखिए आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न में भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न दिया था। अगर आपने कहीं इसको ग्रीनविच समझा यानी 0 अंश देशांतर पर 12, तुरंत प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि कहां किस स्थिति का समय दिया जा रहा है। भारत मानक समय यमुनोत्तर पर अगर मध्याह्न है 12 बज रहा है, इट मीन्स 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर 12 बज रहा है, और वहां से आपको 120 अंश पूर्वी देशांतर का निकालना था। आपने दोनों का अंतर निकाला, 37.5 आया, उसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 150 मिनट इक्वल टू 2.5 घंटे के, और 2.5 घंटे आपने 12 में ऐड किए तो 14:30 आ गया। क्लियर है, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा ये प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान है भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को मैंने कहा था आपसे कि इसमें आपको उस स्थान की क्या स्थिति है ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक बात की अभी चर्चा हुई थी कि जो भारत का मानक समय है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये इलाहाबाद के नजदीक यानी प्रयागराज के नजदीक नैनी से होकर गुजरता है। क्लियर है, अब इन 4 ऑप्शन में आप जानते हैं कि मिर्जापुर यहां से नजदीक है, तो आप सीधे इसको डी विकल्प टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 20 का यहां पर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। तो ये बात आप आराम से कर लेंगे, अभी इस पर चर्चा भी हुई थी कि सूर्य सबसे पहले कहां पर पूर्व से निकलता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि सूर्य जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिखाई देता है। क्लियर है, यहां पर आपने ये भी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है, और आपने ये भी देखा कि वो कैलकुलेशन किस तरह से होता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर दिया है कि भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना राज्य के तौर पर 20 फरवरी 1987 को हुई थी, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्लियर है, अब अगर यहां तक की बात हो गई है तो देखिए अरुणाचल प्रदेश आए दिन चर्चा में रहता है क्योंकि चीन की नजर इस पर है। क्लियर है, तो जरा अरुणाचल प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति को भी देख लीजिए कि उसके अगल बगल कौन है। तो सबसे पहली बात ये देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पहली बात तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, चीन के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। ये बात स्पष्ट है, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्लियर है, तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 22, और पूछा जा रहा है कि भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो भारत में 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय हुआ ये 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, यानी 92 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर ये 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय देखा गया। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि भारत जो है ये पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और उत्तर कैसे था, ये 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और जो इसका देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो इस आधार पर आपने कह दिया कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और ये भी आप जानते हैं कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है, यानी भारत की मानक समय रेखा। क्लियर है, और ये उत्तर से दक्षिण इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और आपने ये भी देखा था कि जो भारत की मानक समय रेखा है ये भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और जो अभी मूल प्रश्न में पूछा गया था आपसे कि 21वीं शताब्दी का जो प्रथम सूर्योदय है ये कहां पर देखा गया, तो अगर हम इसकी देशांतरी स्थिति की बात करें तो 92.5 अंश पूर्वी देशांतर पर देखा गया था, यानी 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय देखा गया था। और यदि हम स्थल के नाम की बात कर लें तो ये ग्रेट अंडमान के सुप्रसिद्ध स्थल कटचल में देखा गया था, यानी 21वीं शताब्दी का प्रथम सूर्योदय ग्रेट अंडमान के कटचल में देखा गया था, और इसकी देशांतरी स्थिति है 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर है, तो ये पूरी बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 23, और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है। तो देखिए
प्राचीन काल में ये जो उज्जैन है, यहां से समय की गणना की जाती थी, इसीलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। उज्जैन जो है ये भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। अब देखिए ग्रीनविच से अब आप तुरंत कोरिलेट कर रहे होंगे कि लंदन का ग्रीनविच शहर है जहां से 0 अंश देशांतर रेखा जाती है, यानी प्रधान यमुनोत्तर रेखा। क्लियर है? तो इसीलिए क्यों? क्योंकि वहीं से समय का निर्धारण होता है। तो इसी तरह प्राचीन काल में भारत में जो समय का निर्धारण बिंदु था वो उज्जैन था, इसीलिए प्राचीन समय में भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि मुगल काल में जो जय सिंह द्वितीय थे, इन्होंने कुछ वेधशालाओं का निर्माण कराया था और ये वेधशालाएं उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में निर्मित कराई गई थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में जो वेधशालाओं का निर्माण किया गया था वो जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 24 और ये जो प्रश्न संख्या 24 है यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। यह है राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र से संबंधित, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से संबंधित। और यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं, यानी एक तरफ दर्रे के नाम है और दूसरी तरफ स्टेट्स या यूटी के नाम है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे आप। सबसे पहला दर्रा दिया गया देवसा। देखिए ये जो देवसा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा दिया नीति दर्रा। ये जो नीति दर्रा है ये उत्तराखंड राज्य में है, ये भी बात सही है। सी विकल्प में लिखा है चांगला। देखिए ये जो चांगला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में नहीं है। चांगला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में है, इसलिए यहां पर ये सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प सही हो जाएगा। चांगला दर्रा सिक्किम में न होकर लद्दाख में है। और वहीं बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, पीसीएसजे 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जो पेपर 12 फरवरी 2023 को हुआ था उसमें पूछा गया था ये। तो याद रखेंगे देवसा जो है हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, चांगला दर्रा लद्दाख में और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। देखिए यहां पर अभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रश्न है, दर्रे का पार्ट आगे आएगा तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहां पर अगर मौका है तो एक बार रिवीजन हो जाए। अगर हम हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसके प्रमुख दर्रे की बात कर लें तो देखिए देवसा आपने देख लिया। इसके अलावा जो सबसे बहुत पूछा जाता है वो है रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और एक दर्रा और कई बार कई स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, यांगजी दर्रा। यांगजी दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे देवसा, रोहतांग, सिपकीला, बड़ा लाचा और यांगजी, ये सभी दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में। आगे है उत्तराखंड का दर्रा, नीति दर्रा। तो देखिए उत्तराखंड के 3 ऐसे दर्रे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे अब आपको याद भी होंगे, नीति, लिपुलेख और माना। माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे ऐसे हैं उत्तराखंड के जो बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ दर्रे उत्तराखंड के और फेमस हैं, जैसे मणिरंग दर्रा। मणिरंग दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। इसी तरह पारांगला दर्रा, पारांगला दर्रा भी कहां पर है? उत्तराखंड में। और थांगला, थांगला भी कहां पर है? उत्तराखंड में। ये पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। तो उत्तराखंड में 3 नए आपको क्या याद रखने हैं? मणिरंग, थांगला और पारंगला। क्लियर है? और नीति, लिपुलेख और माना तो आपको पता है। लद्दाख की बात कर लें तो लद्दाख में अभी आपने देख लिया चांगला दर्रा जो है लद्दाख में है। लद्दाख में आपको फेमस पता है कि काराकोरम लद्दाख में है। जोजिला, जोजिला भी लद्दाख में, आप जानते हैं। लुंग लाचा दर्रा, ये भी लद्दाख में है, याद रखिएगा। एक दर्रा और बहुत पूछा जाता है, खारदुंगला, ये भी कहां पर है? लद्दाख में। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला है बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के भी कुछ दर्रे जो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में बहुत पूछा जाता है। बुर्जिल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये दर्रे हैं जो प्रमुख राज्यों के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार बार इसकी चर्चा करते हुए ये दर्रे आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य ऐसा है जो भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं, यानी 7 सिस्टर्स स्टेट्स में शामिल नहीं है। देखिए 7 स्टेट सिस्टर्स क्या है, यानी भारत की 7 बहनों में कौन से राज्य जो है शामिल हैं। तो याद रखिएगा भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 राज्य, उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और एक बात इसमें बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें सिक्किम को 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि सिक्किम 7 सिस्टर्स राज्यों में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 25 का आपका डी विकल्प से हो जाएगा कि सिक्किम राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि भारत में पूर्वोत्तर के 7 राज्य जो है इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 बहनों की संख्या दी गई है। तो देखिए
इसमें बस एक फैक्ट अगर आप याद रख लेंगे तो इस टाइप के प्रश्न कर ले जाएंगे कि कौन सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो यहां पर याद रखिएगा सिक्किम शामिल नहीं है। क्लियर है? तो इतनी ही बात से काम आपका हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है, यानी द्विभाषी राज्य कौन सा नहीं है। अगर देखिए हम नागालैंड की बात कर लें तो नागालैंड जो है यहाँ पर ये द्विभाषी यानी एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है। जैसे कौन कौन सी, तो ये बहुत प्रचलित भाषाएं भी हैं, जैसे कोन्याक, अंगामी, लोथा, ये नागालैंड की भाषाएं, ठीक है, बोली जाती है वहां, कोन्याक, अंगामी और लोथा। तो यानी ये तो आंसर नहीं होगा। सिक्किम की बात कर लें, सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम राज्य जो है यहाँ पर भी अंग्रेजी बोली जाती है, नेपाली भी बोली जाती है और गोरखा भी बोली जाती है, तो ये यहाँ पर भी द्विभाषी राज्य हो गया। अगर हम बात कर लें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो बोली है वो क्या है, कन्नड़ है। तो यहां पर आप कर्नाटक को टिक कर सकते हैं कि कर्नाटक की जो भाषा है वो क्या है, कन्नड़ है। और वहीं अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में दो बोली बोली जाती है, एक तो बंगाली बोली जाती है और वहां की त्रिपुरी बोली जाती है। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प से हो जाएगा, कर्नाटक द्विभाषी राज्य नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर नागालैंड में कोन्याक, लोथा और अंगामी, सिक्किम में अंग्रेजी, गोरखा और नेपाली, और त्रिपुरा में बंगाली और त्रिपुरी बोली जाती है, जबकि कर्नाटक राज्य में जो है कन्नड़ भाषा बोली जाती है। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। क्लियर? कई बार यहाँ पर जो स्टेट हैं उनके बनने का भी ईयर पूछ लिया जाता है, तो जैसे नागालैंड 1963 में, सिक्किम 1975 में। तो जब इस तरह के प्रश्न आए तो इस संदर्भ से भी प्रश्नों को आप देख लेंगे, और आगे जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उसमें डिटेल चर्चा आपसे की जाएगी। प्रश्न संख्या 27 देखिए जरा, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो एनसीआर में शामिल नहीं है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, पंजाब शामिल नहीं है। ठीक है, तो पंजाब का भाग जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? जैसे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी जो योजना बोर्ड है, इसके अनुसार जो डेटा 31 मार्च 2017 को जारी किया गया था, उसके अनुसार 55,083 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये विस्तृत है, किसमें, एनसीआर क्षेत्र में। क्लियर है? ये कितना है, 55,083 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? नए समावेशित क्षेत्रों के सहित। इसमें हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कितना किलोमीटर क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का 14,826 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो एनसीआर में शामिल है। क्लियर है? और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्र किस राज्य का एनसीआर में है, तब आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा का, कितना है, 25,327 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का 14,826 वर्ग किलोमीटर हिस्सा है और सबसे ज्यादा हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर एनसीआर में शामिल है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि पंजाब जो है इसका भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान हरियाणा का, ये तो अभी चर्चा हो चुकी है। अगर हम जिले की बात कर लें तो हरियाणा के 14, उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं, और प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो 29.9%। यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित आंकड़ा तो बिल्कुल आपको क्लियर कट होना चाहिए। टोटल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो एरिया है वो 55,083 वर्ग किलोमीटर, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है 14,826 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर देखें तो 29.9%, और इसमें अगर जिले देखें तो 8 जिले इसमें शामिल हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 4 जिले सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर को शामिल करने की घोषणा की गई है। क्लियर? तो इन जिलों के भी नाम जो है आपको ध्यान में रखने होंगे, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और बिजनौर। अगला देखिए, और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 28। हाँ, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि ये जो 4 जिले जो शामिल करने की घोषणा की गई है, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और बिजनौर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम को देना है तो जो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं उनके नाम भी तो पता होने चाहिए। तो चलिए संक्षिप्त में उन नामों की भी चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा इसमें मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ये ऐसे 8 जिले हैं जो इसमें शामिल हैं, और 4 जिलों को शामिल करने की घोषणा की गई। क्लियर? तो अब आपको स्पष्ट हो गया पूरी स्थिति। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 28 को देखिए, स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है, और अगर आप पैटर्न इस समय का देख रहे होंगे तो जो स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें 2 बातें ध्यान में रखना है। एक तो कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न स्टेटमेंट दे दिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें फैक्ट बेस्ड है। ठीक है? तो आपको अपनी तैयारी करते समय फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का तालमेल बनाकर करना। प्रश्न संख्या 28 का पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है।
देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रश्नों को बताया था तो उस समय एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि 6वां। क्लियर है? आपको याद होगा 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम जनसंख्या के मामले में देखें तो चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा करा कि संसार का 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको उस समय बताया था उस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के दौरान कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम भारत का विश्व में स्थान देखें तो 2.4% आता है। और जनसंख्या के आधार पर मैंने कितना बताया था, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में जो स्थान है वो 17.5% है। क्लियर है? तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। याद करिए उसी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने ये लाइन भी बोली थी कि जो कर्क रेखा है जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। और मैंने ये भी कहा था कि कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैंने ये भी कहा था कि जो कर्क रेखा है उसको माही नदी 2 बार पार करती है। क्लियर? और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस बात को भी आप जानते हैं कि जो भारत का विस्तार है, अगर हम भारत की अक्षांशीय स्थिति को देख लें तो मुख्य भूमि से नहीं, आप सबसे सुदूर दक्षिणी स्थान से लीजिए, यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है। और जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इससे बात स्पष्ट हो जा रही है कि जो भारत है वो उष्ण के साथ साथ उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, तो इसलिए यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 28 का जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही है। अब आइए जरा विकल्प को देखते हैं, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लियर? 2022 के पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है और कई बार रिपीटेड है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्नों को अगर आप होलिस्टिक अप्रोच से करके चलेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। और एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को गलत कर दिया तो ये बात कड़वी तो है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप गिव अप कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां है और जनसंख्या के आधार पर दूसरा है। मैंने क्रम भी आपको बताया था कि अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो रूस नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर यूएसए है, चौथे पर चीन है, 5वें पर ब्राजील है, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पर भारत है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि टॉप 10 याद कर लीजिए। 7वें स्थान पर भारत है, 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है, 9वें स्थान पर कजाकिस्तान है और 10वें स्थान पर अल्जीरिया है। अगर मान लीजिए कि नीचे से स्थान दे दे टॉप 10 में भारत के बाद वाले, तो भारत 7वें पर, 8वें पर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। क्लियर है? तो ये टॉप 10 आप क्षेत्रफल के आधार पर ये कंट्रीज के नाम याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 2.41% का योगदान है। यदि हम बात कर लें कर्क रेखा की यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा की, तो ये भारत में 2 बराबर भागों में बांटती हुई जाती है। और मैंने आपको बताया था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए यहाँ पर झारखंड को मिस कर दिया गया, मिसप्रिंट है, इसमें झारखंड भी ऐड कर लेंगे आप। ठीक है? 8 स्टेट हैं जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? और यहाँ पर भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये बात हो चुकी है। इसके विस्तार पर कई बार चर्चा हो चुकी है, बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। ये भी बात होगी कि भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है? अब आप असत्य कथन को फाइंड आउट करिए। पहला कह रहा है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। अगला कह रहा है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। अब आप देख रहे हैं ये पहले ही प्रश्न में इस बात पर पूरी चर्चा हुई थी कि जो भूमि सीमा का विस्तार है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है कि सूर्योदय कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है आंसर हो जाएगा। डी विकल्प में जो स्टेटमेंट दिया गया ये असत्य है, तो प्रश्न संख्या 29 का आपका यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 30 और पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देखें तो लक्षद्वीप है। ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 30 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यानी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है। और एक बात और आपको बता दें कि लक्षद्वीप क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 30 का
सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्लियर है? जरा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के नाम है, जरा उनको क्षेत्रफल के आधार पर देख लीजिए। जैसे दादर एवं नगर हवेली। अब देखिए एक बात आप स्पष्ट याद करिएगा कि जो दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव है, अब ये एक में मिला दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप 491 और ये 112 ये पूरा देखेंगे, और जो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल हो गया है दोनों को मिलाकर 603 वर्ग किलोमीटर का है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में है, और लक्षद्वीप ये कितने में है? 32 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ नोट में दिया भी गया है कि यहाँ पर दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर जो कुल क्षेत्रफल इस समय वर्तमान में है वो 603 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो आपने कह दिया कि जो लक्षद्वीप है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तब आपका जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। अगर मैं जिले की बात कर लूं तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला जो है वो है कच्छ। सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। ये कहां पर है? पुडुचेरी में। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगला है प्रश्न संख्या 31। यहां पर कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर देखना है कि कौन सा कथन सही है, तो उस तरह से कूट को आपको सुमेलित करना है। यहां जो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए अब यहां पर यह नहीं दिया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर। हम इसको लेकर चलते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर है? तो वो तो फिर कूट में देख लेंगे कि वो क्या है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर अगर भारत का सबसे छोटा राज्य देखें तो वो गोवा है। क्लियर है? लेकिन सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। क्लियर है? तो यहां पर ये अगर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्षेत्रफल को मान के चलते हैं, तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगला कह रहा है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगर ये जनसंख्या के आधार पर लिया जाता है तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? और अगर हम इस तरह से देखें तो ये क्षेत्रफल के आधार पर ये बिल्कुल सही, तो यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। तो देखिए अगर हम लक्षद्वीप की सरकारी भाषा की बात करें तो ये तमिल नहीं है, यहाँ की भाषा सरकारी भाषा जो है वो मलयालम और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की जो सरकारी भाषा है वो क्या है? मलयालम और अंग्रेजी, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत। अगला कह रहा है कि सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। तो देखिए अगर वर्तमान आधार पर देखा जाए तो दादर और नगर हवेली दमन और दीव एक हो चुका है और इसकी राजधानी क्या है? दमन है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। लेकिन अब ये जब प्रश्न बना था तो उस समय देखना, हाँ उस समय सिलवासा जो थी दादर नगर हवेली की राजधानी थी, तो उस समय के आधार पर तो चौथा स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन वर्तमान के आधार पर ये चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अब आज के आधार पर आप देखेंगे तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब आइए इसकी डिटेल चर्चा में थोड़े वर्तमान फैक्ट के आधार पर इसको कंक्लूड करके देखते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्लियर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? ये एरिया भले याद ना रहे, लेकिन ये याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्लियर है? लक्षद्वीप की जो सरकारी भाषा है वो मलयालम और अंग्रेजी है। दादर नगर हवेली और ये दमन और दीव जब से मिल गए हैं उसके बाद इसकी राजधानी क्या है? दमन। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? ठीक है? तो यहां पर आप देखिए राजधानी कौन सी नहीं है, तो यहां पर सबसे पहला दिया गया है रायपुर। तो देखिए रायपुर तो आपको पता है कि रायपुर राजधानी किसकी? छत्तीसगढ़ की। गुवाहाटी ये राजधानी नहीं है। ठीक है? गुवाहाटी जो है असम राज्य में है, ये राजधानी नहीं है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। क्लियर है? तो इस आधार पर यहाँ पे प्रश्न संख्या 32 का आपका बी विकल्प सही जाएगा। जो गुवाहाटी शहर है ये भारत की राजधानी में, वो किसी राज्य की राजधानी में नहीं है। हालांकि गुवाहाटी असम में है और असम की राजधानी क्या? दिसपुर। इसी आधार पर आप बी विकल्प को टेक कर लेंगे। शिलांग की बात कर लें तो शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की। और रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। क्लियर है? तो इस आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि कोलकाता के बाद पूर्वी भारत में दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है ये। क्लियर है? और भारत में तेजी से विकासशील शहरों में से एक है कौन? गुवाहाटी। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पर।
यहां पर आपको कूट को सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य के नाम है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। तो देखिए असम की राजधानी पे तो अभी चर्चा होगी कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। यानी आप ए को किससे मिला लेंगे, तीसरे के साथ। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो याद करिए, नागालैंड को मैंने बताया था कि राज्य कब बना था, ये 1963 में। और नागालैंड की राजधानी कहां पर है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यानी यहां पर बी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, ये कब बना था अरुणाचल प्रदेश, 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, यानी यहाँ पर सी को मिला लेंगे आप चौथे के साथ। और मेघालय, मेघालय कब बना था, ये आप पढ़ चुके हैं। तो याद करिए, ये पूछा गया था कि बांग्लादेश, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा, तो आपने कहा था त्रिपुरा। और उसी समय आपने पढ़ा था कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के साथ 1972 में राज्य बना था। और मेघालय की राजधानी कहां पर है, शिलोंग है। क्लियर है, शिलोंग है। तो यहां पर आपका डी का ए विकल्प हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ये किस पहाड़ी पर है, तो याद रखेंगे खासी पहाड़ी पर है। क्लियर है, तो ये ऐसी बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश को हमने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश 1987 में, तो याद रखिएगा 1987 में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मिजोरम और गोवा भी 1987 में ये स्टेट बना। क्लियर है, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर जो सूची सुमेलित की है, तो यहाँ कूट क्या बना, 3 2 4 1। अब आइए 3 2 4 1 के आधार पर देखें तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाता है। तो याद रखेंगे, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगला देखिए, अब पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में। क्लियर है, यानी जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो वो पहले आएगा और फिर क्रमशः कम होते हुए क्षेत्रफल वाले राज्यों को रखेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने एक बात की चर्चा की थी पिछले ही प्रश्न में। देखिए कैसे प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है यदि आप उसको सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी आया था कि राज्य में स्टेटमेंट टाइप में, जिसमें स्टेटमेंट दिया गया था राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो मैंने आपसे कहा था कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो जाता है। क्लियर है, तो देखिए यहां पर आपसे क्षेत्रीय आकार के बारे में पूछ रहा है। अब हम आपको इस प्रश्न को करने से पहले क्षेत्रफल के आधार पर जो 5 राज्य हैं इनके क्रम को बता देते हैं। नंबर 1 पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवें पर गुजरात है। क्लियर है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये टॉप 3 हैं क्षेत्रफल के आधार पर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान है और पांचवें स्थान पर गुजरात है। क्लियर है, तो अब देखिए यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो राज्यों के नाम दिए गए इस आधार पर आप कूट बनाइए। तो देखिए राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 पर है, यानी अवरोही क्रम के आधार पर राजस्थान सबसे पहले आ जाएगा, तो आपने तीसरा लिखा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तो यहाँ पर आप दूसरा लिखेंगे। फिर क्रम के आधार पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र विकल्प में नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, तो यानी आपने फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चौथा ले लिया। और उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 3 2 4 1 का। क्लियर है, तो 3 2 4 1 के आधार पर यहाँ तो कोई कूट मैच नहीं करा, 3 2 4 1। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, जो प्रश्न पूछा गया था उस समय क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम जो बन रहा था वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश था। इस आधार पर बी विकल्प सही था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया तो यहाँ पर क्रम परिवर्तित हो गया और अब क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर अगर हम शीर्ष 4 क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात कर लें जिसकी चर्चा अभी हमने की थी आपसे, तो राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश और पांचवें स्थान पर क्या है, गुजरात। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात ये क्षेत्रफल के आधार पर टॉप 5 स्टेट्स हैं। क्लियर है, अगला देखिए, अगला करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिक्किम के संदर्भ में सही है। क्लियर है, अब देख रहे हैं सिक्किम से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। क्लियर, आइए जरा इसको देखते हैं। पहला करा है 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। तो ये बात जो है, ये स्टेटमेंट आपका सही है कि 1975 में ये क्या था, भारत का अभिन्न अंग बन गया था। कौन, सिक्किम। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, दूसरा कह रहा है कि इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सिक्किम राज्य है प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है। और तीसरा कह रहा है कि सिक्किम जो है इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, सिक्किम के मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, अच्छा एक फैक्ट और आप पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि जो सिक्किम है इसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसको भी यहीं कोरिलेट करिए। तो सिक्किम में अंग्रेजी, गोरखा और नेपाली बोली जाती है। सिक्किम में क्या बोली जाती है, अंग्रेजी, गोरखा और नेपाली। ये बात आप पढ़ चुके हैं। क्लियर, और आपने सिक्किम के बारे में ये भी पढ़ा है कि सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्लियर, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए जरा सिक्किम के संदर्भ में राज्य बनने की स्थिति देख लीजिए, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो सिक्किम है ये 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में
सह राज्य के रूप में भारत का अंग बना था। क्लियर है? यानी सिक्किम भारत के साथ सह राज्य के रूप में कब आया? तो वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बन गया कौन? सिक्किम। तो ये बात भी आप दोनों बात याद रखेंगे, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया था जिसमें लिखा था कि 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया। यानी 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। क्लियर? और इसे सिक्किम को प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है। और याद रखिएगा, सिक्किम भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 36, और ये सीमावर्ती देश से संबंधित टॉपिक से है, तो इसको देखिए जरा। हाँ, एक बात और यहाँ सीमा से याद आ गई कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूँ, यहाँ पर सिक्किम के बारे में कई बार चर्चा हो गई है, तो जरा सिक्किम की एक भौगोलिक स्थिति पर भी नजर डाल दें, और आपसे मैं ये पूछूं कि सिक्किम सीमा साझा किसके साथ करता है? तो याद रखिएगा, सिक्किम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? चीन, नेपाल और भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा। ठीक है? तो यानी 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है सिक्किम, चीन, नेपाल और भूटान। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सिक्किम के साथ पश्चिम बंगाल भी अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर? तो ये बात भी आप यहीं पर कोरिलेट कर लीजिए। अब आ जाइए, प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? नहीं को ध्यान में रखेंगे, भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो देखिए, अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि जो सिक्किम है ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है? यानी सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो यानी यहाँ पर नेपाल, सिक्किम तो नहीं होगा, यानी ऐसा विकल्प जिसमें एक हो वो तो आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? यानी ए विकल्प को आपने यहीं पर क्रॉस कर दिया। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें तो पश्चिम बंगाल सीमा किसके साथ साझा करता है? एक तो बांग्लादेश के साथ, नेपाल और भूटान के साथ। क्लियर है? यानी भूटान के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। ठीक है? तो जहां पर 2 है वो भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी बी विकल्प भी हट गया। फिर उसके बाद कह रहा है असम। असम की अगर हम बात कर लें तो असम सीमा किसके साथ मिलाता है? एक तो बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ भी। क्लियर है? तो असम जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है, यानी ये भी आपका आंसर, ये 3 भी नहीं होगा उसमें, यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प भी खट गया। तो यहाँ बचा क्या? सी विकल्प, यानी यहाँ पर मेघालय है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। प्रश्न संख्या 36 का यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। मेघालय राज्य जो है ये भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम की बात कर ले तो मैंने आपको बता दिया कि नेपाल और भूटान और चीन, ठीक है, ये सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है यहाँ पर लिखा है कि नेपाल और भूटान की सीमा, तो यहाँ पर एक और मिला लीजिएगा, चीन। तो ये चीन, नेपाल और भूटान के साथ सिक्किम साझा करता है। और वहीं अगर बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो नेपाल और भूटान बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और असम की बात कर लें तो बांग्लादेश और भूटान। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे। ये पीसीएसजे 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा नहीं बनाता? अब देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा नहीं बनाता है। अगर हम बात कर लें ग्रेट चैनल की, देखिए इस पर चर्चा हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि ग्रेट चैनल क्या है, तो आपने कहा था कि ग्रेट चैनल है, यानी ग्रैंड चैनल, ग्रेट चैनल, ये क्या है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य स्थित है। क्लियर है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। क्लियर है? तो यहां पर यह बात हो गई कि मालदीव के साथ भारत की कौन सी समुद्री सीमा, तो यहां पर ए विकल्प तो होगा नहीं, क्योंकि ये मालदीव के साथ नहीं बना रहा है। दूसरा है कोको चैनल। कोको चैनल के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो कोको चैनल है ये कोको द्वीप यानी जो म्यांमार में और उत्तरी अंडमान के बीच में है। कोको चैनल कहां पर है? कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। तो ये भी आपका मालदीव के साथ नहीं है। अगला कह रहा है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के बारे में आपने देखा था कि जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनी काय के बीच में बनाता है। ठीक है? तो ये बात आपकी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का सी विकल्प सही हो जाएगा। जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनी काय के बीच में, यानी मालदीव और भारत की समुद्री सीमा बना रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो मिनी काय है ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। ठीक है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 37 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने सारे विकल्प को भी देख लिया। क्लियर है? तो ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल के बारे में आपने देख लिया। ग्रेट चैनल यानी ग्रैंड चैनल, जो कहां पर किसके साथ बनाता है? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के साथ, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के साथ। ठीक है? तो इसी आधार पर आपने देखा था जो ऑप्शन में था कोको चैनल, तो कोको चैनल की बात करें तो कोको चैनल किसके बीच में है? तो जो कोको चैनल है वो कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है। 8 डिग्री चैनल की बात कर लें तो इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। मालदीव के साथ बनाता है, मालदीव और मिनिकाय के बीच में। क्लियर है? और 9 डिग्री चैनल के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में, और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। क्लियर है? और डंकन पास की बात कर लें तो डंकन पास किसके बीच में? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। इन सारे टॉपिक पर, इन सारे जो फैक्ट हैं इन पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है, मैंने कोरिलेट करा दिया था। क्लियर है? फिर से आपका यहाँ पर रिकॉल हो गया। अगला प्रश्न संख्या 38 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है?
देखिए सीमा वाले प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर ये देख लेना हो कि म्यांमार की सीमा कहाँ कहाँ किससे किससे लगती है। तो देखिए म्यांमार की जहां तक बात है तो याद रखिएगा म्यांमार की सीमा का जो क्रम है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जिनसे म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 38 का ए विकल्प हो जाएगा कि जो असम राज्य है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और असम के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो असम राज्य है ये बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। अभी पिछले ही प्रश्न में इस पर चर्चा हुई थी। क्लियर है? तो बिल्कुल ये जो स्टेट्स हैं इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए इस पे बात हो चुकी है कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई वो 15,200 किलोमीटर है। भारत में अगर क्षेत्र के आधार पर देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के उत्तर में अगर बात करें तो चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में अगर बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश है। क्लियर है? तो ये इनके भारत के पड़ोसी देश हैं। ये भी बात हो चुकी है कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ है। और भारत की जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ मिलती है। आगे ये लंबाई के आधार पर कुछ क्रम दिया गया, आइए उसको देखते हैं। यहां पर एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कौन सा देश किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बहुत अच्छा है। देखिए यहां पर जो सबसे पहला दिया गया वो है क्या, कौन सा देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के संदर्भ में एक बात अभी आपने पढ़ी कि भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, पहली बात। दूसरी बात कि बांग्लादेश जो है ये याद करिए इसकी लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। क्लियर है? और याद करिए मैंने आपसे कहा था कि त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश घेरे है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा उसको जीरो लाइन कहते हैं, याद है ना। तो देखिए ये बात भी पहले चर्चा हो चुकी है। 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा और असम है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। एक प्रश्न और आपसे यहां पूछा जा सकता है कि इन 5 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो याद रखिएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा संबद्ध राज्य है। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो देश है वो है चीन। चीन के संदर्भ में बात करें तो ये लंबाई इसकी है 3,488 किलोमीटर और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। और ये जो मैकमोहन रेखा है ये 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ये जो चीन है ये भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसका नाम है लद्दाख, यानी चीन लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। और राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जो चीन के साथ सीमा बनाता है। अगर मैं पिछले प्रश्न को यहां फिर दोहरा दूं कि सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है चीन के साथ, तो याद रखिएगा उसमें आपका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा संबद्ध राज्य है चीन के साथ, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या तीसरा पॉइंट क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान की जो लंबाई है सीमा की भारत के साथ वो है 3,323 किलोमीटर की। और जो सीमा रेखा है वो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, 1947 में डिसाइड हुई थी। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें कि पाकिस्तान कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ पाकिस्तान सीमा बनाता है। 3 राज्य के नाम क्या क्या हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर है, स्पष्ट हो गया। अगर मैं वही प्रश्न पूछूं कि सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है पाकिस्तान के संदर्भ में, तो आपका जवाब क्या होगा, राजस्थान। क्लियर है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, हर संभावित प्रश्न को भी देखते हुए चलना। अगला देखिए, पूछा जा रहा है नेपाल के संदर्भ में। याद रखिएगा नेपाल की जो सीमा है वो है 1751 किलोमीटर की। याद रखिएगा एक प्रश्न पूछा गया था ये जो सीमा के संदर्भ में है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है। क्लियर है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, काली नदी। क्लियर है, भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। अगर हम बात कर लें कि नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो है 5 राज्य। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। क्लियर है, यानी नेपाल इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर मैं वही प्रश्न फिर से रिपीट करूं कि सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन है नेपाल के संदर्भ में, तो आपका जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है, अगला देखिए, अगला जो देश है वो है म्यांमार। इसकी चर्चा भी हुई थी। म्यांमार जो है ये सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर की, इंडो वर्मा सीमा है। और अगर बात कर लें सीमा बनाने वाली पहाड़ी की, कई बार पूछा गया है, तो पटकाई जो की पहाड़ियां हैं वो म्यांमार और सीमा भारत के बीच में बनाती है, पटकाई। अच्छा, म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 4। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर है,
और नेपीता जो है ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपीता। और अगर पूछें कि सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है म्यांमार के संदर्भ में, तो याद रखिएगा म्यांमार के संदर्भ में सबसे लंबा संबद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान जो है ये 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और भूटान जो है ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान जो सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ। और वहीं बात कर लें अगर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सा है? डूरंड रेखा, ये 1896। और अफगानिस्तान एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ बनाता है सीमा, वो है लद्दाख के साथ। और जो सीमा बनाता है वो बेसिकली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो जिसको भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। ये वो क्षेत्र है जिसके साथ अफगानिस्तान सीमा बनाता है। क्लियर है? तो आपने ये भी देखा था कि जो भारत के साथ सबसे लंबी भू सीमा है वो बांग्लादेश की है, और सबसे छोटी भूमि सीमा जो है वो अफगानिस्तान की है। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ये बात रही इसकी। हाँ, भूटान के संदर्भ में एक प्रश्न मैं कोरिलेट करना शायद भूल गया हूं कि अगर भूटान के संदर्भ में बात कर लें कि सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है, तब आपका जवाब हो जाएगा असम। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो देखिए, बांग्लादेश की सीमा वाले आपको राज्य तो बिल्कुल याद है, 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। क्लियर है? तो इसमें कौन सा स्टेट नहीं है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 39 का सी विकल्प सही हो जाएगा। मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या सी सही हो जाएगा। क्लियर है? देख रहे हैं कितने एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे गए, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। अब देखिए, आपको बांग्लादेश का भी पता है, म्यांमार का भी। अब आइए मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, अभी आपने पढ़ा है। क्लियर है? यानी यहाँ पर मणिपुर तो ऑप्शन में होगा नहीं। क्लियर है? त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात कर लें तो म्यांमार के साथ त्रिपुरा जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। और हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है कि ऐसा राज्य बताइए जो बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार से भी लगा हो, तो बी विकल्प भी नहीं होगा। मिजोरम की बात कर लें तो देखिए, मिजोरम जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और मिजोरम म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 40 का क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यदि आप देश और उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य के नाम याद रखेंगे तो आपका ये प्रश्न सीधे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर मिजोरम की बात कर लें अगर स्टेट वाइज, तो मिजोरम जो है ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। वहीं त्रिपुरा की बात कर लें तो बांग्लादेश के साथ सीमा, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। जो अभी हमने आपको कोरिलेट किया था जिस प्रकार से, आप उसी प्रकार से करेंगे, वो बहुत आसान तरीका है। क्लियर है? तुरंत कंट्री को देखिए और कंट्री से संबद्ध कौन कौन से राज्य हैं उनको रिकॉल करिए, तुरंत सही हो जाएगा। न हो तो रफ साइड में लिख लीजिएगा। बांग्लादेश जिन पूछा था, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर बांग्लादेश का पूछा तो बांग्लादेश का आपने तुरंत लिख लिया पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और वहीं आपने म्यांमार का लिख लिया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तुरंत आप उसको फाइंड आउट कर लें। अगला देखिए, म्यांमार की सीमा के सहारे निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण का क्रम, अभी हमने बताया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 41 का ए विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि रेडक्लिफ लाइन सीमा किससे निर्धारित करती है। अभी चर्चा हुई थी कि जो रेडक्लिफ रेखा है ये किसके बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन सीमा। अच्छा, यहाँ पर जरा देशों के बीच में जो लाइन है वो देख लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन ये तो हो चुका है। अगर यहाँ पर हम बात कर लें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 अंश अक्षांश रेखा है। ठीक है? 38 अंश अक्षांश रेखा किसके बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। वहीं अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 अंश अक्षांश रेखा है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 अंश अक्षांश रेखा, और अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 अंश अक्षांश रेखा है। ये बात ध्यान रखेंगे। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 43, और पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं होती है। क्लियर है? पूछ रहा है किसके साथ नहीं लगती है, छत्तीसगढ़ की। अब यहाँ देखिए, राज्य का राज्यों के साथ पूछ लिया। ठीक है? तो देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें कि छत्तीसगढ़ किससे किससे सीमा बनाता है, तो देखिए छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है आपका मध्य प्रदेश से। ये अलग हुआ तो मध्य प्रदेश तो आप ले लेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो इस आधार पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 43 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ दिया है। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। उसके बाद आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना,
उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो देखिए पाकिस्तान के संदर्भ में अभी आपने एक बात देखी थी कि पाकिस्तान जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। क्लियर है? पहले उनको रिकॉल कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। 3 राज्य कौन कौन से थे? गुजरात था, राजस्थान था और पंजाब था। और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस आधार पर आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? यहां पर क्रॉस भी कर लीजिए ना, जैसे इसमें कैंसिल करते रहिए। पहले विकल्प में जम्मू कश्मीर ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अब देखिए हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं बनाता है तो इसको क्रॉस कर दीजिए। बी विकल्प में है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 44 का बी विकल्प यहां से हो जाएगा। ये सभी राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अगला देखिए, बी विकल्प से हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर अलग करके बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से सीमा तो बनती ही है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो वो हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखिए, यहां पर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है पूछा जा रहा है। पहला लिखा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, ये स्टेटमेंट गलत है। 7 राज्यों से नहीं, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगी है। क्लियर? कितने राज्यों से? 5। अब अगर 5 राज्यों के नाम पूछ लिए जाए तो देखिए मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला कह रहा है कि भोपाल जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखिए जो भोपाल है, याद रखिएगा ये कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, ये कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। अगला कह रहा है कि पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, सीधे सीधे गलत। अभी कई बार चर्चा हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। भाई अरुणाचल प्रदेश में तो 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, कौन कौन से? एक तो नामदफा नेशनल पार्क है और दूसरा माउलिंग नेशनल पार्क है। क्लियर है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे तो चारों स्टेटमेंट गलत हैं और पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। आइए देखते हैं आंसर, ए विकल्प। अच्छा, जब ये प्रश्न बना था उस समय विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ का, तो उस आधार पर, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति याद रखनी है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। क्लियर है? और बाकी चीजें आप देख लेंगे कि भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक है नामदफा राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है माउलिंग राष्ट्रीय पार्क। और पंजाब जो है वो तो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये क्रम देख लेंगे। अगला देखिए, देखिए ये राज्यों के बनने का ईयर भी आप देखते चलिएगा। जैसे अभी यहाँ पर हुआ ना कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो क्या आप याद कर पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बना था? मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो अन्य तथ्य से है, मिसलिनियस से। पूछा जा रहा है कि पोखरण कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पोखरण आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, राजस्थान में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 का सी विकल्प से हो जाएगा, पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान में। अब देखिए पोखरण फेमस भी है, किसके लिए? परमाणु परीक्षण के लिए। देखिए पोखरण राजस्थान में तो स्थित है, पोखरण में भारत ने क्या किए थे? परमाणु परीक्षण किए थे। इसमें जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में वो 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को। और जो पोखरण में 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर है? तो स्माइलिंग बुद्धा पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। वहीं जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था 11 मई 1998 में, 11 मई 1998 को, और उसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला यहाँ पे सूची को सुमेलित करना है, बीच है और अवस्थिति पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला लिखा है कोलवा। देखिए कोलवा जो है ये कहाँ पर है? गोवा में। क्लियर है? तो ये कोलवा कहाँ पर है? गोवा में। तो ए को आप दूसरे के साथ सुमेलित करिए। बी विकल्प में लिखा है मांगरोल। मांगरोल कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो बी को आप सुमेलित करिए तीसरे के साथ। कन्नूर आप सभी जानते हैं कहाँ पे? केरल में। सी का चौथा। बकखाली, तो बकखाली कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर डी का पहला, यानी जो कूट बना है वो क्या बना है? 2 3 4 1, 2 3 4 1। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 3 4 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। जो कोलवा है ये बीच गोवा में है, मांगरोल कहाँ पर है? गुजरात में, कन्नूर केरल में, और बकखाली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान दें। ऋषिपत्नम, आपको पता है कि ऋषिपत्नम किसका, ये क्या है? प्राचीन नाम किसका है? सारनाथ का। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है दसपुर। दसपुर संबंध किससे है? मंदसौर से। ये भी सही है। अगला कह रहा है बनवासी। बनवासी का संबंध किससे है? तो ये जो बनवासी है ये कहाँ पर है?
कन्नड़ जिले से संबंधित हो जाएगा। बनवासी कहाँ पर? कन्नड़ जिले से। देखिए बेसिकली राज्य का नाम देखें तो कर्नाटक में है, क्लियर है, तो ये कन्नड़ में है, ठीक है। और तो यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 48 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और महोदय, ये तो आप जानते हैं बहुत फेमस है महोदय, ये कहाँ पे महोदया जो है कन्नौज से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 48 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ऋषिपत्नम या मृगदांव लिखा है, ठीक है। ऋषिपत्नम या मृगदांव सारनाथ से संबंधित करेंगे। 10पुर की बात की जाए तो मंदसौर से, ठीक है। 10पुर की बात की जाए तो मंदसौर से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद महोदया किससे संबंधित करेंगे? कन्नौज से। महोदया को कन्नौज से, या कान्य कुछ भी लिखा रहे तब भी आप उसको कन्नौज से सुमेलित करेंगे, क्लियर है। अगर जहां तक बात करें बनवासी की, तो कर्नाटक राज्य के उत्तर में जो कन्नड़ जिला है, यहाँ पर मंदिरों का एक कस्बा है, ठीक है, कन्नड़ जिले में, तो उसी को कहते हैं बनवासी, क्लियर है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देख लीजिए, अगला है प्रश्न संख्या 49। यहाँ पर सुमेलित करना है दिल्ली, तो दिल्ली कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पर दिल्ली जो है ये अर्ध शुष्क से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर ए को आप दूसरे सुमेलित करेंगे। बंबई की बात करें तो बंबई क्या है? उष्ण आर्द्र, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा तीसरे से। जोधपुर, जोधपुर में क्या जाएगा? शुष्क रहेगा, तो यहाँ पर आप सी को पहले के साथ। और शिलोंग में क्या है? आर्द्रता, तो भाई वहाँ पर शिलोंग आर्द्र से ले लेंगे, तो यहाँ पर चौथा, क्लियर है। तो कूट क्या बन रहा है? 2 3 1 4, क्लियर है। इसको आगे और जब चलेंगे तो इसको मैं बताऊंगा कि किस टेम्परेचर में किस तरह से इसका वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 3 1 4, क्लियर है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 का 2 3 1 4 यानी सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली अर्धशुष्क में आ जाएगी, मुंबई उष्ण आर्द्र, जोधपुर शुष्क और शिलांग आर्द्र में, क्लियर। अगला जो चैप्टर है वो है पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र से संबंधित। इसको हम लोग अगले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग ये जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा। और ये पूरी जो श्रृंखला, जो नई सीरीज शुरू की गई है, ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। आपको 360 डिग्री में क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।